हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? पवन गुड इवनिंग, रोहित गुड इवनिंग, रूपाली वेरी गुड इवनिंग, काजल गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? सभी लोगों को दोनों बैचेस में अलग अलग है ना ये, तो मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? गुड इवनिंग निकिता। श्रेया राधे राधे। अभिषेक शुभ संध्या। अंकुर गौतम जी गुड इवनिंग। अविनाश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आफरीन, पूनम, राहुल, लक्ष्मी, हेमराज जी, शालू, सभी लोगों को शुभ संध्या। कैसे हैं सब लोग? क्वेश्चंस बना रहे हैं? प्रश्न हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सिया जय श्री राम। रोहित मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, एकदम सही। दिग्विजय खुश रहिए। सारा गुड इवनिंग। सिंसियर बॉय गुड इवनिंग। नारायण सरकार की जय हो। राहुल हमेशा खुश रहिए और खूब पढ़ाई करिए। नीतीश बिल्कुल बेटा, आशीर्वाद है। हमारे छत्तीसगढ़ नागेश जी जय सनातन, जय सतनाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदिति बिल्कुल मैं अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना? विजय कर सकते हैं, अब तो चैप्टर हमारे कंट्रोल में है, जब बोलोगे तब खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो समस्या क्या है ना, पवन मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया था कि 22 मार्च को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अक्षु जी यहां पे तो एक दिन की होली की छुट्टी है। नेहा बिल्कुल नीट पोस्टपोन नहीं होगा, अभी तक के खबरों के अनुसार तो बिल्कुल नहीं है। सभी गोस्वामी जी राधे कृष्णा। सोनाली जय खाटू श्याम जी। मैं भी अभी होकर के आया हूं, संडे को मैं गया था खाटू श्याम जी, बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आरू प्रियंका जी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में मंजीत सदा जय हो। हाँ सारा प्रसाद लाया था। खाटू श्याम जी में माता रानी के दर्शन नहीं है, श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। बिल्कुल 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 जाइए। वेरी गुड हर्षिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हो रहे थे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी ऐसे? आफरीन ये राजस्थान में सीकर में एक जगह है, रिंगस करके एक गांव है, वहां पे। मंजीत मैं बिल्कुल अच्छा हूं बेटा। बड़ी लंबी यात्रा थी, 17 किलोमीटर पैदल चलना था उसमें, और वो भी धूप में। विजय आप एक काम करें, सुपथ आ जाएं। विजय कल अगर आपके पास टाइम है तो आप सुपथ आ जाइए, आपका स्वागत है।
मैं आपको सुपथ में मिलूंगा। हाँ मैं आया था। राइट, आप सुपथ आएंगे, मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, सुपथ, सुपथ, सुपथ हमारी बिल्डिंग है, एलन की सुपथ बिल्डिंग है ना। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में वहीं पे रहता हूं। देखो ये हमारे, ये बिल्डिंग है एलन की, ठीक है, सुपथ। ठीक है, ये मेरा नंबर रहेगा, अगर किसी को वहां पे आकर के बात करनी रहेगी तो हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9977048757। ठीक है, आफरीन कहां बारिश हो रही है? बिल्कुल, सोनी शांडिलिया जी बोल रही हैं कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। यस आई एम ऑल्सो रेडी। नहीं मंजीत, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे जैसा आदमी, आलसी आदमी, उसको भी बाबा ने 17 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, तो मैं तो भाई बिल्कुल मुरीद हो गया। ये 0 है, 004 अच्छा राहुल, वाह, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपसे जरूर हम बात करके आएंगे। श्वेता जी गुड इवनिंग। स्वाति, ये नंबर केवल उनके लिए है जो बच्चे हमारे कोटा में हैं और जो आकर के मिलना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सिर्फ कोटा में है ना। अच्छा, क्यों भाई आंसू, क्या हुआ? अच्छा, ऐसा भी करते हैं क्या, समझाइए। कोई नहीं है, बेच लेने दो, चलो 500 रुपए मिल जाएंगे उनको तो पिज्जा खा लेंगे, क्या दिक्कत है। हर हर्षिता बोल रही है, अरे हर्षिता ठीक है, अब कोई बच्चे ने मांगा उसको, है ना। हाँ ललित, बिल्कुल हो जाएगा। है तो ये बांगड़ू ही, हर्षिता ने सही वर्ड बोला, बांगड़ू, क्या बात है, बहुत शानदार। चलो अब शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, सारे बच्चे मेरे को जानते हैं, सब मेरे। निकिता, मेरा नाम सीपी पांडे है, सीपी पांडे, सी फॉर कैलकाटा, पी फॉर पटना। तो चलो बच्चों, आज की इस जर्नी को हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स मेक इट मेमोरेबल। ठीक है, क्योंकि कल के बाद, कल हमारी इसमें क्लास अलग होगी, फिर परसों हम डिस्कशन कर देंगे, राइट। तो आज हम लोग वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री जानी जाती है, केमिस्ट्री के अंदर मिस्ट्री क्या होती है उसकी बात हम करने वाले हैं, राइट। तो कल मैंने आपको अल्काइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, राइट। और कल मुझे याद है कि मैंने आपको यह बताया था कि एल्काइन
एल्काइन को एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, राइट। तो ये चीज, ये रिएक्शन समझ में आ गई थी ना, एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बोलिए। अब देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पे कोई एल्काइन है, ये देखो, ये मेरे पास यहां पे एक अल्काइन है ना। इस अल्काइन को मैं किस में बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका एल्डिहाइड में परिवर्तन कर दूं। क्या कर दूं? हाँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे क्या लेना पड़ेगा, आपको B2H6 लेना पड़ेगा विद द THF, और दूसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा, H2O2 लेना पड़ेगा विद द बेसिक मीडियम। याद रखें। तो यहां पे एक बात आ गई, क्या बात आ गई कि सीमांत अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सही है, ये दिख रहा है सभी लोगों को। निकिता, आपने फोन करा था अभी। बहुत तेज बच्चे भाई, क्लास में बैठे बैठे फोन लगा दिया। ओके, तो बच्चों एक चीज चलो नोट कर लेते हैं कि सीमांत एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पे प्रोपाइन है, क्या है, प्रोपाइन। अब इस प्रोपाइन को अगर मैं इसके साथ अभिकर्मक के साथ हाइड्रेशन करा दूं तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमने BH3THF और H2O2 के साथ NaOH ले लिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, प्रोपियोनल डिहाइड मिल जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड मिल जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, कीटोन अगर बनाना है, राइट, तो कीटोन अगर बनाना है तो हाइड्रेशन करा देंगे, और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है, सभी ने चेक कर लिया, देख लिया इसको। चेक कर लिया।
हर्षिता, ये संडे को हाइड्रोकार्बन का टेस्ट होगा, मैंने बताया तो था। चलिए अब आइए देखते हैं एल्काइन का ब्रोमीनीकरण असंतृप्तता परीक्षण की अभिक्रिया होती है। कल भी बताया था, आज थोड़ा सा मैं इसको वापस से बता दे रहा हूं। इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि जब एल्काइन के ऊपर ब्रोमिनेशन कराएंगे जो कि लिक्विड के रूप में है, तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, टेट्राब्रोमो एल्केन बनेगा। जो कि अब देखो यहां ये ब्रोमीन का रंग कैसा है, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये किस प्रकार का होगा, नारंगी पीला होगा, ठीक है। और ये नारंगी पीला रंग इसका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करने के बाद ये रंगहीन में बदल जाएगा। अगर रंगहीन में बदल गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्तता परीक्षण बोलते हैं, असंतृप्तता परीक्षण, राइट। क्लियर है ये? हाँ, प्रोडक्ट रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस होगा, है ना, रंगहीन हो जाएगा ये। सांडिलिया, थैंक यू, आप पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। अब आइए देखते हैं एल्काइन का ऑक्सीकरण देख लेते हैं। एल्काइन का ऑक्सीकरण, सबसे पहले अगर हम देखें बेयर अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, बेयर अभिकर्मक। अब बेयर अभिकर्मक क्या होता है, ठंडा तनु क्षारीय केमिनोफोर का जो विलयन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। तो ध्यान रखना, बेयर अभिकर्मक किसका नाम है, 1% ठंडे तनु क्षारीय केमिनोफोर के विलयन को हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं। इस बेयर अभिकर्मक को जब हम यहां पे एसिटिलीन के साथ लेंगे 1% कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर, जो कि कैसा है, क्षारीय है, क्या बन जाएगा, तब यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, यहां पे ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। अगर कोई अन्य हमने अल्काइन लिया हुआ है, कोई और अल्काइन अगर हमने लिया हुआ है, तो बेयर अभिकर्मक की उपस्थिति में
डाई कीटो नाम का उत्पाद मिलेगा हमें, है ना। डाई कीटो का उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा, डाई कीटो का उत्पाद बनेगा। ये याद रखना है, जब हम ठंडे तनु क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो, राइट। यहीं पे अगर हम अपचायक ओजोनी अपघटन करा दें, अपचायक ओजोनी अपघटन, यानी इसी में देखें, अपचायक ओजोनी अपघटन अगर हम करा दें तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जो अल्काइन है इसका अपचायक ओजोनी अपघटन कराने पर वही उत्पाद मिलेगा जो बेयर अभिकर्मक के साथ मिल रहा था, यानी बेयर अभिकर्मक का उत्पाद, और इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है, समान ही रहेगा, डाई कीटो बन जाएगा। डाई कीटो बनेगा यहां पे। तो अगर अपचायक ओजोनी अपघटन कराएंगे तो, राइट, यही अगर ऑक्सीकरण हम किसके साथ करा दें, गर्म क्षारीय KMnO4 के द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करा दें, गर्म क्षारीय KMnO4 के द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करा दें तो क्या होगा, अगर इस प्रकार का कोई सीमांत अल्काइन है, यहां पे इसका ऑक्सीकरण किससे करा रहे हैं, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, HCOOH बनेगा, जो टूट करके CO2 और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अगर केवल ऐसा अल्काइन है जो इंटरनल है तो इसका ऑक्सीकरण कराने पर केवल और केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो सीमांत अल्काइन में CO2 उत्पन्न होती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे जब हम गर्म क्षारीय KMnO4 के द्वारा अल्काइन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो। अगर हम ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन कराते हैं, ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन अगर करा दें, आओ चौथे प्रकार में देखें, ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास इस प्रकार से कोई एक सीमांत अल्काइन है जिसका ओजोनी अपघटन कराने पर हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो यहां पे फॉर्मिक अम्ल जो बना इसका अपघटन नहीं हो रहा है। ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन में, ऑक्सीकारक ओजोनी अपघटन में जो फॉर्मिक अम्ल बनता है, इस फॉर्मिक अम्ल का, ये जो फॉर्मिक अम्ल बना ना, ये इस फॉर्मिक अम्ल यहां पे अपघटित नहीं होगा, ये अपघटित नहीं होगा, अपघटित नहीं होता, जबकि हॉट एल्केलाइन KMnO4 के साथ इसका अपघटन हो जाता था। ठीक है, यहां पे इसमें अपघटन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई आंतरिक अल्काइन उपस्थित है
और इसका ओजोनी अपघटन करा दें, इसका अगर हम ओजोनी अपघटन करा दें तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? केवल और केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। राइट, तो यहां पे 4 प्रकार से हमने एल्काइन का ऑक्सीकरण कराया। ये चारों प्रकार ऑक्सीकरण के समझ में आ गए सभी लोगों को? आशु कुमार, रिड्यूस नहीं हो रहा KMnO4 के साथ, ऑक्सीकृत हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दिख तो रहा है ना बोर्ड में सभी? कुछ सुधार समझ में आ रहा है? अभी ठीक है, दिख रहा है? आइए देखते हैं एल्काइन का परीक्षण। एल्काइन का परीक्षण टेस्ट कैसे करोगे कि ये एल्काइन ही है ना? एल्काइन का परीक्षण, HCOOH अस्थायी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोनाली, सोनी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओजोनी अपघटन में जो फॉर्मिक अम्ल बनेगा वो टूटेगा नहीं, जबकि KMnO4 के साथ में वो टूट जाता है। राइट, अब आइए देखते हैं एल्काइन का परीक्षण। क्या क्या परीक्षण है? पहला परीक्षण है ये CCl4 के विलयन में, CCl4 के विलयन में CCl4 के ये Br2 के रंग को उड़ा देता है। दूसरा, बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक के रंग को उड़ा देता है। तीसरा, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सीमांत एल्काइन श्वेत अवक्षेप देती है, यानी यहां पे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। यहीं पे अगर हम
Cu2Cl2 का विलयन ले लेते हैं। Cu2Cl2 का क्षारीय विलयन अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा? तो ये हो गया अल्काइन का परीक्षण। देख लो, दूसरा प्रोडक्ट कहां बनाया था? Cu2Cl2 के साथ लाल अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जबकि टॉलिन अभिकर्मक के साथ यहां पे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा प्रोडक्ट कहां बनाया था भाई? CCl4 में ब्रोमीन अगर है जो कि यहां पे नारंगी पीले रंग की होती है, उसके रंग को ये उड़ा देती है एल्काइन। राइट? क्लियर है? ये दोनों परीक्षण जो है ना, ये सीमांत एल्काइन ही देगा। कौन? थर्ड और फोर्थ, ध्यान रखना, थर्ड और फोर्थ ये दोनों कौन देगा? कौन सा एल्काइन देगा? केवल सीमांत एल्काइन के द्वारा ही ये परीक्षण दिया जाएगा। सीमांत एल्काइन, आंतरिक एल्काइन इस परीक्षण को नहीं देते, केवल सीमांत एल्काइन ही देते हैं। सबने देख लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है? अब आइए देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आओ देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर में सबसे पहले अगर हम देखें तो एक तो ये आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। दूसरा ये आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? नेप्थेलीन। तीसरा ये आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट, इसको बोलते हैं बेंजीन। नेप्थेलीन, एंथ्रासीन। इस तरह के जो यौगिक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी को हम क्या बोलेंगे? यही सभी क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सभी जो हाइड्रोकार्बन हैं जो दिख रहे हैं हमें एरोमेटिक के अंदर, है ना, ये सभी के सभी कैसे होंगे? ये सभी कैसे होते हैं? पहला पॉइंट, ये चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? चक्रीय होते हैं। नंबर 2, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, ध्यान रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होंगे जो चक्रीय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें? सभी कार्बन इसके क्या होंगे? sp2 संकरित होते हैं। तीसरा क्या होता है? पूर्ण संयुग्मन होता है, इनमें पूर्ण संयुग्मन होता है। और चौथी बात, इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनके अंदर ये 4 चीजें होंगी। अगर ये 4 चीजें हैं तभी वो एरोमेटिक कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए कि जो यौगिक है वो कैसा होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। सभी कार्बन कैसे होने चाहिए? सभी कार्बन यहां पे sp2 संकरित होनी चाहिए। सबका संकरण कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। इनमें पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, अर्थात एक पाई बंध के बाद सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड, तो एकांतर क्रम में होना चाहिए, है ना। पूर्ण संयुग्मन का मतलब क्या होता है? पूर्ण संयुग्मन मतलब क्या हुआ? पूर्ण संयुग्मन, जिनको नहीं पता मैं उनकी बात कर रहा हूं। पूर्ण संयुग्मन का अर्थ यह होता है कि एकांतर क्रम में क्या होने चाहिए? एकल तथा द्विबंध होने चाहिए, तभी उसको पूर्ण संयुग्मन बोलेंगे। तो एकांतर क्रम में क्या होना चाहिए? एकल तथा द्विबंध उपस्थित होने चाहिए, राइट। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनने के लिए ऐसे ही हर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बन जाएगा। अगर आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनना है तो सबसे पहले चक्रीय होना पड़ेगा। फोर्थ पे लिखा हुआ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिखा हुआ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। रीना प्रजापति जी दिख गया? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो चक्रीय होते हैं, जिनके सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं, जिनमें पूर्ण संयुग्मन होता है और जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सब कुछ तो बनना चाहते हो, तो मैंने सोचा शायद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी ट्राई कर लो। नहीं, एक बार बन के देखो, अच्छा लगेगा। बहुत स्थायी होते हैं ये। ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, एकदम दुनिया के मोह माया से ऊपर उठ जाओगे। ये एरोमेटिक का गुण होता है। हाँ, स्टेबल होते बिल्कुल। तो भाई आफरीन, खुशी के मारे हंसते हुए ना कुर्सी से नीचे मत गिर जाना, नहीं बाद में बोलोगे कि सर ने इतना हंसा दिया, हम तो कुर्सी से ही उलट गए। नेहा, फोर्थ पॉइंट में क्या नहीं आया ये तो बताओ। फोर्थ पॉइंट में क्या नहीं आया? 4n+2 नहीं आया या पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आया? दो बातें लिखी हुई है। 4n+2 एक अलग चीज है। अब देखो यहां n क्या है? n का मान क्या हो सकता है? n का मान यहां पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
यानी एक पूर्णज संख्या होती है, राइट। तो n का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन n का मान कभी भी भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि n का मान -2, -3, -4 या 1/2, 3/2 या 5/2, ऐसा नहीं होगा। हर्षिता क्या हाल है? ओके, तो सभी लोगों को मेरे ख्याल से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घूमता रहेगा, एकदम घूमता रहेगा, एक जगह फिक्स नहीं होगा, है ना, पंखे की तरह से घूमता रहेगा वो। राइट? ओके, तो चलें आगे बढ़ें। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबको समझ में आ गया। एरोमेटिक ऐसे ही नहीं बन जाता, है ना। एरोमेटिक बनने के लिए 4 चीजें चाहिए, ठीक है। मतलब कुत्ता बनना आसान है, बिल्ली बनना आसान है, एरोमेटिक बनना आसान नहीं है। हाँ सूफिया, मैंने बोला ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनना आसान नहीं है। बताया तो मैंने। राइट? सूफियान आज मैंने बताया, वापस से बताना है क्या? अभी तो सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बताया है। एरोमेटिक, हाँ बिल्कुल। चलो, अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या अंबिका, एरोमेटिक बनने के लिए बहुत सारी ऊर्जा त्यागनी पड़ती है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, है ना। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि किसी के पास घर बार सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ देना, वैसा ही है ये, राइट। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अब हम आते हैं, इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनाओगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी विधियां हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली विधि हम यहां पे लेते हैं, सबसे विधि है फिनॉल के अपचयन से। तो जिंक चूर्ण के द्वारा अपचयन से हम इसको बना सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, इस फिनॉल को जिंक के डस्ट के साथ
हीट करेंगे, बदले में हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। तो फिनॉल को जब हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे राइट, तो आइए देखते हैं इस विधि के द्वारा यहां पे फिनॉल का अपचयन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के विकार्बोक्सिलीकरण से सोडियम बेंजोएट के विकार्बोक्सिलीकरण से यह विधि वही है जो अभी हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में देखा था। इसको गर्म करेंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो ये दूसरी विधि हो गई हमारी। पहली विधि हमने फिनॉल से बनाया, अंबिका शर्मा जी, जीओसी हमारा दूसरे बैच में उड़ान में स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से। अगर उसमें आना है तो आप आएंगे तो मैं बता दूंगा। वहां मैं जीओसी हाइड्रोकार्बन दोनों कराऊंगा, ठीक है। तो अगर जीओसी में आना है तो आप उस बैच में एक बार बात कर लेना। आइए तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि है यहां पे तीसरी विधि है जो आपने पढ़ रखी है कि एल्केन के एरोमेटिकरण से इसमें हम क्या करते हैं? एन हेक्सेन लेते हैं। यह अभिक्रिया हमने बता भी रखी है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जहां पे कि उत्प्रेरक हमारा क्या होगा? क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगी? बेंजीन मिल जाएगी, राइट। तो एरोमेटिकरण के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। चौथी विधि है हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम बेंजीन बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जल की अगर हम क्रिया करा दें तो हमें बेंजीन मिल जाएगी। जैसे ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ अगर करा देंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा और साथ ही साथ ये उत्पाद भी मिल जाएगा। यहां आखिरी विधि हम बात कर लेते हैं एल्काइन के चक्रीय बहुलीकरण से या फिर एसिटिलीन के चक्रीय बहुलीकरण से।
चक्रीय बहुलीकरण से, जिसमें हम क्या करेंगे, एसिटिलीन के 3 अणु जिनको हम प्रवाहित करेंगे किसमें, लाल रक्त तप्त आयरन ट्यूब से, और हमें मिल जाएगा क्या, यहां पे बेंजीन मिल जाएगी। तो ये कुछ सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। देखिए पहला हमने किससे बनाया इसको, पहला हमने फिनॉल से बनाया, दूसरा हमने सोडियम बेंजोएट का विकार्बोक्सिलीकरण किया, तीसरा एल्केन का एरोमेटिकरण किया, चौथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, पांचवां एसिटिलीन के चक्रीय बहुलीकरण से। राइट, और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इसका निर्माण करा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन 5 विधियों के बारे में ही जानने की जरूरत है। राइट, अब अगर हम इनके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण क्या होगा, अगर हम बेंजीन के रासायनिक गुण की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी, पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरा है यहां पे ऑक्सीकरण। तो बेंजीन से संबंधित ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको मिलने वाली हैं। राइट, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं? आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको ESR के नाम से भी जाना जाता है, ESR। राइट, दिस इज कॉल्ड ESR। इसमें क्या होता है, इसके अंदर में बेंजीन पर एक हाइड्रोजन लगा होता है
उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा? जहां हाइड्रोजन है वहां जुड़ जाएगा और बेंजीन से H+ बाहर चला जाता है। बेंजीन से यहां पे कौन चला जाएगा? H+ बाहर जाएगा। ये अभिक्रिया यही हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन की जो रिंग है ना, ये किसका काम करती है? ये क्या है? ये हमारा उत्पाद है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये यहां पे क्रियाकारक है ये, यानी बेंजीन रिंग हमारा किसका काम कर रही है? क्रियाकारक का। और यह क्रियाकारक यहां पे किस रूप में उपस्थित है? ये उपस्थित है नाभिक स्नेही के रूप में। यानी बेंजीन रिंग किस रूप में काम करती है? यहां पे नाभिक स्नेही की तरह काम करती है। जबकि ये क्या होगा? यहां पे अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक। और ये अभिकर्मक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यानी आक्रमण करने वाला जो अभिकर्मक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये हमारा उत्पाद हो गया, ये उत्पाद हो गया। और H+ यहां पे क्या हो गया? ये एक अवशिष्ट समूह हो गया। अवशिष्ट समूह हो गया, जिसको इंग्लिश में लीविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। लीविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, राइट। तो देखें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर कौन क्रियाकारक होता है, कौन अभिकर्मक होता है, कौन उत्पाद होता है और कौन यहां पे अवशिष्ट समूह होता है, यह हमें जानने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने इनके सबके नाम लिख दिए हैं। अगर हम इस अभिक्रिया को देखें, इसकी क्रियाविधि को हम देखें। हाँ रेशमा बोलो, रेशमा अंसारी बोलिए। मैंने देख लिया, रेशमा जी बोलिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, समझ में आ रहा है सबको? राइट। अब आइए देखते हैं इस अभिक्रिया से संबंधित इसकी क्रियाविधि क्या है। इस अभिक्रिया की अगर हम क्रियाविधि देखें तो सबसे पहला चरण क्या होता है? पहला चरण इसमें होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का सबसे पहले क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है सबसे पहले चरण में। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारे पास ये बन गया, ठीक है। दूसरे चरण में अगर हम बात करें, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा बेंजीन के वलय के ऊपर। तो ये बेंजीन की वलय है, यहां पे ये पाई बंध है,
यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही पे ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगा, देखो यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे H, यहां पर प्लस, और अब इसके अंदर में क्या होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद होने से यहां पे अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी कुछ इस तरह से, जो मध्यवर्ती कहलाती हैं। इस मध्यवर्ती को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा संकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा संकुल। सिग्मा सिग्मा संकुल बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन भी बोलते हैं, एरिनियम आयन भी बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। तो मध्यवर्ती के रूप में यहां पे एरिनियम आयन प्राप्त होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा चरण 1 में, जबकि चरण 2 में क्या होगा, चरण 2 के अंदर यहां पे सिग्मा संकुल या एरिनियम आयन बनेगा। राइट, तो ये हमने कर दिया। अब देखो चरण नंबर 3 क्या होगा, चरण नंबर 3 इसमें क्या होता है कि H+ का विलोपन होता है, H+ का विलोपन, H+ का विलोपन। H+ का विलोपन करने के लिए कौन आएगा, ये H है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये प्लस है। यहां पर एक H+ को ग्रहण करने के लिए कौन आएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस आएगा। कौन आएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। और ये ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करेगा, ये ब्रॉन्स्टेड बेस यहां से इस H को एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पे इसका जो सिग्मा बंध है टूट करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, पाई बंध में बदल जाएगा। और हमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से हमें ये उत्पाद मिल जाएगा। तो ये 3 अलग अलग, ये 3 अलग अलग पद यहां पे होते हैं। राइट, अब ये ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, देखो ये जो ब्रॉन्स्टेड बेस है ना, ब्रॉन्स्टेड बेस, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, इसको नोट कर लेना। ब्रॉन्स्टेड बेस, यहां पे ये ब्रॉन्स्टेड बेस हमारा AlCl4 माइनस हो सकता है, यहां पे ये HSO4 माइनस के रूप में भी हो सकता है। राइट, और यहां पे ये NO3 माइनस भी हो सकता है। तो ये इनमें से कोई भी एक ब्रॉन्स्टेड बेस के रूप में उपस्थित होगा जो H+ को लेगा। H+ को लेने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा AlCl3 प्लस HCl में, ये बदल जाएगा H2SO4 में, ये बदल जाएगा HNO3 में। राइट, तो ब्रॉन्स्टेड बेस यहां पे क्या हो सकता है, AlCl4 माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, या फिर NO3 माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित जो मूल इसकी क्रियाविधि है वो मैंने आपको बता दी है। अब एक बार देख लो यहां पे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको ESR कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण के कारण होती है, जिसमें H+ अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, दूसरे चरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, और तीसरे स्टेज में क्या होता है, H+ का विलोपन, यानी
H+ बाहर चला जाता है, H+ यहां से बाहर निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखें, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की है ये। पहला, हैलोजनीकरण, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण जिसमें हम बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, बेंजीन की क्रिया हम क्लोरीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने वाले हैं। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कोई जल यहां पे नहीं है, निर्जल है ये, है ना। तो निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में कराएंगे। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन हमें उत्पाद के रूप में, क्लोरोबेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कहलाएगा क्लोरीनीकरण, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनीकरण। दूसरी जो अभिक्रिया है हमारी, उसको हम बोलते हैं नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा, नाइट्रीकरण यहां पे बेंजीन के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, यहां हम सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 लेते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं, जिससे कि हमें बेंजीन के ऊपर NO2 समूह लगाने में मदद मिलती है। यानी यहां पे हम NO2 समूह लगा देंगे। तो नाइट्रीकरण का मतलब होता है, क्लोरीनीकरण का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, Cl+ का योग होता है ना। नाइट्रीकरण में NO2+ का योग होता है, NO2+, यानी पे अगर हम देखें Cl+, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, जबकि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा नाइट्रोनियम आयन हो जाएगा। नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम आयन होता है, राइट। अब अगर हम अगली अभिक्रिया इसकी देखते हैं, जिसमें कि तीसरी अभिक्रिया है हमारी, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब देखो सल्फोनेशन करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम यहां पे केवल और केवल सांद्र H2SO4 का उपयोग करें, या फिर हम ओलियम का उपयोग करें। यहां पे ओलियम का भी उपयोग हम कर सकते हैं सल्फोनेशन के पर्पज के लिए। ओलियम क्या होता है वो आओ हम देख लेते हैं। ओलियम, ओलियम H2SO7 होता है, जिसमें कि SO3 और H2SO4 दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये सल्फोनेशन कराने के लिए यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर हम H2S2O7 या फिर सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। सांद्र H2SO4 क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, राइट। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यहां पे बन जाएगा सल्फोनेशन में। मंजीत, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे क्लोरोनियम आयन होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। चौथी अगर हम अभिक्रिया की बात करें, चौथी अभिक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होगा, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराएंगे, यहां पे RX की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, पहले AlCl3 के साथ कराते हैं, और AlCl3 से कराने के उपरांत क्या बन जाएगा, यहां कार्बोधनायन बनता है और AlCl4 ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाता है। ठीक है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अब अगर मैंने यहां पे CH3Cl लिया और इसकी अभिक्रिया AlCl3 से करा दी, तो उस परिस्थिति में क्या बन जाएगा, CH3 प्लस AlCl4 माइनस बन जाएगा। अगर हमने यहां पे प्रोपाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी, प्रोपाइल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 में कराई, तो उस परिस्थिति में क्या बन जाएगा, यहां पे 2 डिग्री कार्बोधनायन बन जाएगा। 1 डिग्री नहीं मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोधनायन बन जाएगा, प्लस AlCl4 माइनस बन जाएगा। तो अब होगा ये कि जब हम बेंजीन रिंग की अभिक्रिया किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन मिल जाएगी और AlCl3X माइनस मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन अभिक्रिया। ये फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन अभिक्रिया है ये, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पे पुनर्विन्यास होता है, कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास भी होता है। राइट, अंकुर स्लाइड में कहां दिक्कत आ रही देखो, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, हाँ ठीक है, यही था ना। किया तो मैंने, स्लाइड बैक देखो, ये अब देखो, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। अभी हमने यहां पे 4 अभिक्रियाएं देखी, एक 5वीं अभिक्रिया देख लेते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये क्या चीज होती है, ध्यान से देखेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर उत्पाद के रूप में कीटोन प्राप्त होता है। अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी, ये बेंजीन है, इस बेंजीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराने पर यह कीटोन के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, राइट। हाँ रिद्धि, अब इसी कीटोन को अगर मुझे क्या करना है, इसी कीटोन को अगर मुझे एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपचयन करा देंगे। कौन सा अपचयन करा देंगे, याद है, क्लीमेंसन अपचयन या फिर वुल्फ किस्नर अपचयन करा देंगे, राइट, जो हमने बताया भी था। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण भी हो गया आपका। यहां तक की बातें समझ में आ गई सभी लोगों को? अब सक्रियणकारी समूह और विसक्रियणकारी समूह, ये तो जीओसी में पढ़ा होगा ना। सक्रियणकारी समूह क्या होते हैं, विसक्रियणकारी समूह क्या होते हैं, पढ़ रखा है। सक्रियणकारी समूह, विसक्रियणकारी समूह। सक्रियणकारी समूह जानते हो ना, सक्रियणकारी समूह, सक्रियणकारी समूह जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसे समूह जो बेंजीन, राइट, ऐसे समूह जो बेंजीन की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बेंजीन वलय की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग
बढ़ जाता है। उन्हें सक्रियणकारी समूह कहते हैं। सक्रियणकारी समूह जैसे देखो OH समूह, OR समूह, NH2 समूह, NHR समूह, NRT समूह, CH3 समूह, ये सभी समूह क्या कहलाएंगे? सक्रियणकारी समूह के नाम से ये जाने जाते हैं। हाँ, इनको हम सक्रियणकारी समूह कहते हैं। ठीक है, सक्रियणकारी समूह ये बेंजीन के वलय में क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सक्रियणकारी समूह। सक्रियणकारी समूह। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो सक्रियणकारी समूह होते हैं, उन सक्रियणकारी समूह के बेंजीन से जुड़ा हुआ जो पहला एटम है, जैसे मान लो ये बेंजीन है, इस बेंजीन से जुड़ा हुआ एक पहला एटम X है, उसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो देखो यहां पे क्या होंगे? पहले एटम के पास यहां पे लोन पेयर होता है। जो परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसके पास यहां पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। देखो CH3 एक ऐसा सक्रियणकारी समूह है जिसके पास लोन पेयर नहीं है ना, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी यह सक्रियणकारी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसमें अतिसंयुग्मन होता है। अतिसंयुग्मन, याद रखना, ये CH3 समूह अतिसंयुग्मन के कारण सक्रियणकारी होता है। ये अतिसंयुग्मन के कारण सक्रियणकारी होता है, एक्टिवेटिंग होता है। बाकी में तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है ना। तो सक्रियणकारी समूह वो होते हैं जो बेंजीन के वलय की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। यह भी ध्यान रखना, सक्रियणकारी समूह बेंजीन रिंग के, जैसे ये देखो, मान लो कि यहां पे हमने ये एक समूह ले रखा है जो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है, और ये समूह हमारा कैसा है? सक्रियणकारी समूह है। यह सक्रियणकारी समूह बेंजीन के वलय के साथ अनुनाद करता है। क्या करता है? ये अनुनाद करता है। अनुनाद करेगा तो क्या होगा? अनुनाद करने से इसका जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इसका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन रिंग में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, ऋणावेश के रूप में। और जब वो ऋणावेश के रूप में आएगा तो यह ऋणावेश पूरे बेंजीन रिंग पर क्या करेगा? घूमता रहेगा, और घूमते हुए यह दो अलग अलग स्थानों पर पहुंचेगा, है ना। ये दो अलग अलग, इस प्रकार से दो अलग अलग स्थानों पर ये पहुंच रहा है। देखो यहां पे ये वाला जो स्थान है, इस वाले स्थान को हम ऑर्थो, और इस वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पे सक्रियणकारी समूह क्या कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सक्रियणकारी समूह बेंजीन वलय के
ऑर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। अतः इन्हें ऑर्थो-पैरा निर्देशी समूह भी कहते हैं। ऑर्थो-पैरा निर्देशी समूह भी कहते हैं। ऑर्थो-पैरा निर्देशी समूह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो बेंजीन के रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इसीलिए इनको ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह भी कहते हैं। राइट। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा, विसक्रियणकारी समूह क्या होते हैं? विसक्रियणकारी समूह जिनको हम क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग समूह बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसे आयन या समूह जो बेंजीन के वलय से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, यानी ऐसे आयन या समूह जो बेंजीन वलय से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें विसक्रियणकारी समूह कहते हैं। विसक्रियणकारी समूह कहते हैं। ऐसे समूह पहचान में आ जाएंगे जिनमें पहले ही परमाणु पर पाई बंध के द्वारा एक दूसरा तत्व जुड़ा होगा, एक्स और वाई। तो या तो एक्स के पास धनावेश होगा या पाई बंध उपस्थित होगा। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल के रूप में देखूं तो जैसे ये देखो, NO2 एक विसक्रियणकारी समूह है, एल्डिहाइड एक विसक्रियणकारी समूह है, कीटोन एक विसक्रियणकारी समूह है, इसी प्रकार से एस्टर भी एक विसक्रियणकारी समूह है, इसी प्रकार से अमाइड भी एक विसक्रियणकारी समूह है, इसी प्रकार से कार्बोकेटायन भी एक विसक्रियणकारी समूह है, BH2 भी एक विसक्रियणकारी समूह है। तो ऐसे समूह जो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम कर देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? विसक्रियणकारी समूह बोलते हैं। यहां पे साइनाइड भी विसक्रियणकारी समूह कहलाता है। तो विसक्रियणकारी समूह क्या होते हैं? वे समूह जो बेंजीन की वलय से इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर लेके चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं विसक्रियणकारी समूह। तो विसक्रियणकारी समूह समझ में आ जाएगा। विसक्रियणकारी समूह की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स ने ही, याद रखना, अगर हमारे पास यहां पे एक विसक्रियणकारी समूह है जिसको कि हम NO2 के रूप में देखें, तो ये क्या करेगा? ये यहां पे क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड इधर ले लेगा और ये इधर आएगा।
तो अब यहां अगर हम इसके अनुनादी संरचना की बात करें, इसके अनुनादी संरचना की बात करें तो देखो यहां पे ऑर्थो और पैरा दोनों परिस्थितियों में, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह धनावेश आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं कि विसक्रियणकारी समूह की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स ने ही मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। अतः इन समूह को मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। मेटा निर्देशी समूह कहते हैं, राइट। तो मेटा निर्देशी समूह कौन होते हैं? जो बेंजीन के वलय से पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले जाते हैं और बेंजीन रिंग पर धनावेश उत्पन्न कराने में काम करते हैं। तो इनकी उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण होगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मेटा निर्देशी समूह भी कहते हैं, राइट। यहां पे एक कथन है कि क्या सभी विसक्रियणकारी समूह मेटा निर्देशी होते हैं? तो आंसर है नहीं। जैसे एक नोट कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट को याद करना, नोट कर लेते हैं यहां पे क्या? हैलोजन। हैलोजन की अगर हम बात करें, हैलोजन अगर हम बोले, कौन से हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या होते हैं? ये विसक्रियणकारी समूह होते हैं। विसक्रियणकारी समूह, विसक्रियणकारी समूह होते हैं, विसक्रियणकारी समूह है। क्यों है? क्योंकि इनका माइनस आई प्रभाव इनके प्लस एम प्रभाव पर क्या होता है? प्रभावी होता है ना। तो विसक्रियणकारी समूह है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है ना माइनस आई प्रभाव क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। माइनस आई प्रभाव डोमिनेट करेगा, तो इसलिए माइनस आई प्रभाव के कारण ये हैलोजन जो होते हैं ना विसक्रियणकारी समूह होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होते हैं। ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होते हैं। किसके कारण? प्लस एम प्रभाव के कारण। ध्यान रखना, प्लस एम प्रभाव के कारण ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होंगे, जबकि माइनस आई प्रभाव के कारण ये विसक्रियणकारी होते हैं। तो विसक्रियणकारी क्यों है हैलोजन? माइनस आई प्रभाव है। और ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह क्यों है? क्योंकि इनमें प्लस एम प्रभाव भी उपस्थित होता है, राइट। क्लियर है ये? अब दो अभिक्रियाएं आपकी और बची हुई हैं। एक बेंजीन की
हाँ, एक बेंजीन की है योगात्मक अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो वो हम आपको कल करा देंगे, ठीक है, कल करा देंगे इसको, कल कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। कल इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके बच्चों, हाँ मैंने मान लिया अविनाश। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। हाँ कल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। हाँ श्रुति आज की क्लास खत्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बाय।